अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉस्मेस्यूटिकल्स। कॉस्मेस्यूटिकल टर्म दो जो है वर्ड से लिया गया है, कॉस्मेटिक प्लस फार्मास्यूटिकल। मतलब इसमें ब्यूटिफिकेशन इफेक्ट भी होगा प्लस फार्मास्यूटिकल इफेक्ट भी होगा, ट्रीटमेंट वगैरह भी साथ साथ होगी। कॉस्मेस्यूटिकल जो है टॉपिकल कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल का हाइब्रिड है। कॉस्मेटिक हमें पता है कि सिंथेटिकली होते हैं। डॉक्टर अल्बर्ट क्रिगमैन ने जो है कॉस्मेस्यूटिकल का कॉन्सेप्ट दिया था कि एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसमें जो है प्योर कॉस्मेटिक और मेडिसिनल दोनों इफेक्ट साथ साथ हो, इन दोनों के दरमियान वाली चीज़ हो। ठीक है, मेडिसिनल इफेक्ट भी आ रहा है, साथ जो है कॉस्मेटिक वाला इफेक्ट भी आ रहा है। कॉस्मेस्यूटिकल की अगर आप क्लासिफिकेशन देखें तो एक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और जो है केमिकल सब्सटेंस की बेसिस पे इसकी मुख्तलिफ क्लासेज हैं। सबसे पहला रेटिनोइड्स। रेटिनोइड्स जो है विटामिन ए और उसके डेरिवेटिव जैसे रेटिनॉल, रेटिनल्डिहाइड, ये सब हमें जो है केराटिनोइड्स की ऑक्सीडेशन के मदद से मिलते हैं। जब भी जीआई के अंदर केराटिनोइड्स की ऑक्सीडेशन होती है तो उनसे हमें मिलते हैं ये। रेटिनल्डिहाइड जो है रेटिनॉल से प्रोड्यूस होता है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू। और रेटिनल्डिहाइड में जो है एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट होते हैं। ये जो है सेल के अंदर पेनिट्रेट करेगा और अपना जो है एक्शन दिखाएगा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के अंदर। एक्शन कौन कौन से होते हैं रेटिनोइड्स के? पहला, ये जो है एज आ यूवी फिल्टर्स काम करते हैं। रेटिनोइड मॉलिक्यूल में जो है ना एक साइड चेन होती है जिसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। वो जो है यूवी लाइट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद देती है, वो वाली साइड चेन। तो इसीलिए ये एज आ यूवी फिल्टर्स काम करते हैं। सेकेंड, एंटी बैक्टीरियल। रेटिनल्डिहाइड में क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है तो वो सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, तो इसीलिए वो एज आ एंटी बैक्टीरियल एक्ट कर रहे होते हैं। दूसरा, सन स्क्रीन्स या सन ब्लॉकर। सन ब्लॉकर क्या करते हैं कि यूवी रेज से प्रोटेक्ट करते हैं स्किन को। यूवी रेज की यूवी ए और यूवी बी दो टाइप होती है। यूवी ए मतलब जो डीप स्किन तक पेनिट्रेट करता है, जबकि यूवी बी सिर्फ जो है सरफेस लेयर्स तक रहता है। सन स्क्रीन जो भी होते हैं या सन ब्लॉकर्स, उनमें SPF होता है। SPF का मतलब सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर। SPF 50, 30, 60 इस तरह से। तो SPF 15 का मतलब क्या होगा कि थ्योरेटिकली ये 15 टाइम्स ज़्यादा प्रिवेंट करेगा हमें। जैसे नॉर्मल एक बंदा अगर 5 मिनट सूरज की रोशनी बर्दाश्त कर सकता है, सूरज की रेस को बर्दाश्त कर सकता है, तो SPF 15 यूज़ करने के बाद 15 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो जितना टाइम बनेगा वो उसका हो जाएगा नॉर्मल, अब जो है सन की रेस को बर्दाश्त कर देगा। ठीक है, दो टाइप होते हैं सन ब्लॉकर्स के, फिज़िकल सन ब्लॉकर्स और केमिकल सन ब्लॉकर्स। फिज़िकल का मकसद क्या होता है कि वो लाइट को सिर्फ रिफ्लेक्ट करेंगे, खुद एब्जॉर्ब नहीं करते, और उसकी वजह से इरिटेशन भी नहीं होगी क्योंकि वो लाइट या रेज जैसे ही आई उनको उन्होंने रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। एग्जाम्पल हमारे पास टाइटेनियम ऑक्साइड है, जिंक डाइऑक्साइड वगैरह है। दूसरे केमिकल वाले जो होते हैं, केमिकल वाले में अब क्या होता है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको जो है सेल्स तक पहुंचने नहीं देते, वही एब्जॉर्ब करके रोक लेते हैं, तो उनकी वजह से इरिटेशन होगी स्किन पे। इसकी एग्जांपल हमारे पास सिनामेट्स है, सैलिसाइलेट है, बेंजोफिनोन्स वगैरह हैं। इसके अलावा थर्ड, मॉइस्चराइज़र्स। सबसे कॉमन जो मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं वो ओकल्सिव इन नेचर होते हैं। ओकल्सिव एजेंट्स क्या मकसद कि जो पानी के लॉस को रोके एपिडर्मिस से, मतलब स्वीटिंग ना हो रहे थे। एग्जाम्पल पेट्रोलियम है, मिनरल ऑयल है, डायमेथिक वगैरह है। सेकंड, यूबिक्टेट। यूबिक्टेट क्या करेंगे कि वो नीचे वाली लेयर से पानी को अट्रैक्ट करेंगे और एपिडर्मिस तक लेकर आएंगे। एग्जाम्पल हमारे पास ग्लिसरीन। फोर्थ, हमारे पास है एंटीऑक्सीडेंट्स। स्किन एजिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें मुख्तलिफ जेनेटिक, इन्वायरमेंटल और हार्मोनल मैकेनिज़म्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला इंट्रिंसिक या क्रोनोलॉजिक जो एजिंग होती है, उसमें क्या होगा कि नॉर्मली जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म वगैरह चल रहे हैं, बॉडी के अपने मैकेनिज़म्स, उनकी वजह से जो एजिंग हो रही होती है। सेकंड, एक्सट्रिंसिक या इन्वायरमेंटल एजिंग, जैसे यूवी एक्सपोजर है, उसकी वजह से सिगरेट स्मोकिंग है, अल्कोहल कंजप्शन है, इन सब की वजह से जो है स्किन एजिंग हो रही होती है। फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट हमारा एंडोजीनियसली डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसमें मुख्तलिफ एंजाइम्स वगैरह होते हैं। पहला, एंटीऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जैसे सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, कैटालेज, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज वगैरह। दूसरा, नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेटिव मॉलिक्यूल, विटामिन ई है, विटामिन सी है, ग्लूटाथायोन है, ये सब के सब जो है प्रिवेंट करते हैं फ्री रेडिकल से। हाइड्रोक्सी एसिड्स। हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड क्या करेंगे कि ग्लाइकोसामाइन ग्लाइकेन की सिंथेसिस को इंक्रीज़ करेंगे। जब ग्लाइकोसामाइन ग्लाइकेन की सिंथेसिस इंक्रीज़ होगी तो अल्टीमेटली स्किन की इलास्टिसिटी भी इंक्रीज़ होगी।
इसके अलावा अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स जो है एक्सफोलिएशन भी कराते हैं, मतलब जो डेड स्किन सेल्स है उनको रिमूव कराते हैं। वो जो है क्या करेंगे, स्किन में नॉर्मली एक एंकर्स होते हैं, एंकर्स मतलब जो न्यू सेल और डेड सेल है ना, उनके बीच में टॉक्सिन्स होते हैं, वो उन दोनों को होल्ड करके रखते हैं। अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड क्या करेगा, उन एंकर्स को लूज़ करता है। जब वो एंकर्स लूज़ हो जाएंगे तो उसकी वजह से डेड स्किन सेल्स और जो न्यू स्किन सेल्स है वो अलग अलग हो जाएंगे, तो डेड स्किन सेल्स रिमूव आउट हो जाएंगे। मगर जो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं ना, वो ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल नहीं है। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड जो है वो सिमिलर होता है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड से, मगर वो ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल है, वो इजीली स्किन में पेनिट्रेट कर सकता है। इसीलिए जो ऑयली स्किन वाले पेशेंट है उनके लिए बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि वो पेनिट्रेट अच्छा होगा ऑयली स्किन में। उसके अलावा इरिटेशन भी कम कराएगा स्किन से, क्योंकि वो जो है लिपिड सॉल्युबल ज़्यादा है। अब उसके बाद डी पिगमेंटेशन एजेंट में अब हमारे पास मेलानोसाइट या मेलानोसोम होता है। मेलानोसाइट या मेलानोसोम वो सेल जिनसे मेलानिन बनता है। मेलानिन का प्रीकर्सर क्या है, टायरोसिन। टायरोसिन अमाइनो एसिड है जो कन्वर्ट होता है मेलानिन में बाय द हेल्प ऑफ टायरोसिनेज एंजाइम। और मेलानिन क्या करता है, यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। डीपिगमेंटेशन एजेंट में सबसे पहला हमारे पास हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन क्या करता है, टायरोसिनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। जब टायरोसिनेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो वो जो है टायरोसिन मेलानिन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसका मेजर जो 90% काम होता है वो इसी एंजाइम पे होता है, जबकि 10% ये जो है मेलानोसाइट्स को डिग्रेड करता है। जब वो सेल्स डिग्रेड होंगे तो मेलानिन उनसे भी नहीं बनेगा। सेकंड एर्ब्यूटिन। एर्ब्यूटिन भी जो है वो हमारे पास हाइड्रोक्विनोन का ही प्रोडक्ट है। हाइड्रोक्विनोन में जब भी ग्लाइकोसाइलेशन हो जाती है तो उससे जो है एर्ब्यूटिन बनता है। अल्फ़ा और बीटा फार्म होती है एर्ब्यूटिन की, जो डिपेंड करती है ग्लूकोज पे कि हाइड्रोक्विनोन पे कौन सी जो है टाइप ऑफ ग्लूकोज अटैच है, तो वो उसी की बेसिस पे अल्फ़ा एर्ब्यूटिन और बीटा एर्ब्यूटिन बनती है हमारे पास। अल्फ़ा फार्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल है और स्किन लाइटनिंग एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल है। ये भी जो है सेम हाइड्रोक्विनोन का डेरिवेटिव है, तो ये टायरोसिनेज एंजाइम इनहिबिटर ही है। थर्ड एजाइलिक एसिड। एजाइलिक एसिड जो है सेचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। इनका जो है मेलानोसाइट्स पे साइटोटॉक्सिक इफेक्ट होता है। मतलब जैसे ही ये हम अप्लाई करेंगे तो ये मेलानोसाइट्स को जाके डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे, तो अल्टीमेटली मेलानिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। उसके अलावा कोजिक एसिड। कोजिक एसिड एक फंगल मेटाबोलाइट है एस्परजिलस फंगस का। ठीक है, ये भी टायरोसिनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। टायरोसिनेज एंजाइम इनहिबिट होगा तो टायरोसिन जो है मेलानिन में कन्वर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है वो कंपोज होते हैं शॉर्ट चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड। रिकल ज़्यादातर जो काज होते हैं वो हाइपर काइनेजिया की वजह से होते हैं। हाइपर का मतलब है मोर, काइनेजिया मूवमेंट, ज़्यादा मूवमेंट जब भी होती है स्किन मसल्स की तो उनकी वजह से रिकल्स काज होते हैं। पेप्टाइड्स जो होते हैं ना वो न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल्स को ब्लॉक करते हैं और उसकी वजह से जो है स्मूथर और रिलैक्स्ड स्किन रहती है। रिकल दूसरा अपीयर होते हैं डीजनरेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन। जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन मौजूद होता है जैसे कोलेजन वगैरह, उनकी डिग्रेडेशन की वजह से भी जो है हमारे पास रिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो पेप्टाइड्स क्या करेंगे, वो फिब्रोब्लास्ट को जो है रेगुलेट करते हैं और पार्शियली कोलेजन्स की प्रोडक्ट को कंट्रोल करते हैं। जब कोलेजन की प्रोडक्शन कंट्रोल हो जाएगी, ज़्यादा बनेगा, तो स्किन जो है अपनी इलास्टिसिटी लूज़ नहीं करेगा और रिकल्स वगैरह नहीं आएंगे। टाइप्स ऑफ पेप्टाइड। न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटर एसिटाइल कोलिन के रिलीज़ को इनहिबिट करेंगे तो अल्टीमेटली रिंकल्स रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस होगी। सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटर्स कौन से हैं, एक पॉइजन करारे और दूसरा बोटुलिज्म टॉक्सिन जो बोटॉक्स के नाम से आता है। सेकंड सिग्नल पेप्टाइड्स। सिग्नल पेप्टाइड क्या करेंगे कि फिब्रोब्लास्ट को जो है स्टिमुलेट करेंगे। जब फिब्रोब्लास्ट स्टिमुलेट होगा तो कोलाजन और इलास्टिन वगैरह इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। जब ये प्रोटीन्स ज़्यादा बनना शुरू होंगे तो स्किन में इलास्टिसिटी आएगी। एग्जांपल कौन सी है सिग्नल पेप्टाइड की, ग्लाइसाइल, एल हिस्टिडाइल, एल लाइसिन। थर्ड कैरियर पेप्टाइड्स। कैरियर पेप्टाइड्स जो है नाम से ही जाहिर होता है कोई चीज़ लेकर जाने वाले, तो ये ट्रेस एलिमेंट्स को कैरी करते हैं, उनको लेकर जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, कॉपर वगैरह है, तो उनकी वजह से वुंड रिपेयर में जो है मदद मिलेगी और एंजाइमेटिक प्रोसेसेस में हेल्प आउट होगी। फॉर एग्जांपल कॉपर कॉम्प्लेक्स जो है वो बना हुआ होता है अमाइनो एसिड, ग्लाइसिन, हिस्टामिन और लाइसिन का, और वो यूज़ होता है किस लिए,
डायबिटिक न्यूरोपैथिक अल्सर्स की ट्रीटमेंट के लिए, जो डायबिटिक पेशेंट्स में ख़ास तौर पे न्यूरोपैथिक अल्सर्स हो जाते हैं, क्योंकि न्यूरोपैथी उनमें ज़्यादा होती है जब भी डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, तो उसके लिए ये कॉपर का कॉम्प्लेक्स हमारे पास एक एग्जांपल है। कभी कभी हम इन्हें जो है पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड्स भी कहते हैं, या जो है मेम्ब्रेन ट्रांसडक्शन पेप्टाइड्स भी कहते हैं। पेनिट्रेटिंग क्योंकि वो जो है लेकर जा रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मेम्ब्रेन्स के अंदर से गुजरते हैं, तो वो पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड्स भी कहलाते हैं। फोर्थ, एंजाइम इनहिबिटर पेप्टाइड। एंजाइम इनहिबिटर पेप्टाइड क्या करेंगे, कोलाजिन का ब्रेक डाउन रोक देंगे और दूसरे प्रोटीन्स जो हैं उनका ब्रेक डाउन रोक देंगे, क्योंकि कोलाजिन या जो है जो भी प्रोटीन्स हैं वो ब्रेक डाउन किसी इंजाइमेटिक प्रोसेसेस के थ्रू हो रहे होंगे, तो उन एंजाइम्स को जब इनहिबिट कर देंगे तो कोलाजिन वगैरह और इनका ब्रेक डाउन रुक जाएगा, तो अल्टीमेटली जो है स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव होगी। एग्जांपल हमारे पास एमएमपी मैट्रिक मेटालोप्रोटीएज, ये जो एंजाइम है ये डिग्रेड करता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को, जैसे कोलाजिन है। ये पेप्टाइड ड्राइव होता है राइस में से, तो राइस क्या करेगा, वो एमएमपी की जो है ना एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा, एमएमपी एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। तो एमएमपी एंजाइम जब इनहिबिट हो जाएगा तो अल्टीमेटली कोलाजिन जो है वो डिग्रेड नहीं होगा। ग्रोथ फैक्टर्स, प्रोटीन ऐसे जो ग्रोथ को रेगुलेट करें, उनमें जो है सेल्स में डिफरेंशिएशन कराएं, सेल की प्रोलिफ्रेशन कराएं अंडर कंट्रोल कंडीशन, उनको हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। ये जो है हेल्दी स्किन में अपना मेजर रोल प्ले करते हैं, और उसके अलावा नॉर्मल फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर मेंटेन करने में भी अपना रोल प्ले करते हैं। ये जो है बायोकेमिकल पाथवेज को स्टिमुलेट करते हैं, जिनकी वजह से जो है स्किन टिश्यू रिपेयर जो स्टिमुलेट होगा और जो है स्किन की रीजनरेशन ज़्यादा होगी। ग्रोथ फैक्टर्स हमारे पास इसके अलावा क्या कर सकते हैं, कोलाजिन और इलास्टिक फाइबर्स की जो है फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है स्किन में इलास्टिसिटी आएगी। अब कॉमनली ग्रोथ फैक्टर्स, ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, टीजीएफ बीटा, ये जो है वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है, हेपाटोसाइट ग्रोथ फैक्टर है। तो इनका काम क्या है, साथ साथ टीजीएफ बीटा का काम है कोलाजिन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करना। वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, इसका काम है न्यू ब्लड सेल की जो ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन है उनको प्रमोट करना। हेपाटोसाइट ग्रोथ फैक्टर जो है ये भी न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करती है। केराटिनोसाइट ग्रोथ फैक्टर, ये जो है एपिथेलियल सेल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। इंटरल्यूकिन 6, 7, 8, ये जो है इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। उसके अलावा बेसिक फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर BF GF, ये जो है न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये सारे के सारे इस तरह से ग्रोथ फैक्टर कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। हेयर ग्रोथ, 90% जो हमारे हेयर है वो रेस्टिंग फेज़ में होते हैं, और बाकी 10% जो होते हैं वो या तो ग्रोइंग फेज़ में होंगे या शेडिंग फेज़ में। ठीक है, मतलब 90% तो सिर्फ रेस्टिंग फेज़ में है, उनका कोई भी जो है ना ग्रोथ में है ना शेडिंग में है, जबकि बाकी 10% जो है वो मुख्तलिफ फेजेस में जा रहे होते हैं। हेयर जो है वो केराटिन प्रोटीन्स से बना हुआ होता है। रियली जो है ये एक डेड स्ट्रक्चर है, और फॉलिकुलर बल्ब जो है वो इसका ग्रोइंग सेंटर है, वहाँ से ये जो है ग्रो होता है। हेयर ग्रोथ साइकिल के 4 फेजेस हैं, एनाजिन फेज़, उसके अलावा केटाजिन फेज़, टेलोजिन फेज़ और एक्सोजिन। एनाजिन जो है वो ग्रोइंग फेज़ होता है, केटाजिन ट्रांजिशन फेज़ होता है, चेंजेस आती है इसमें, टेलोजिन रेस्टिंग फेज़ है, और एक्सोजिन न्यू हेयर फेज़, इसमें जो है न्यू हेयर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हेयर लॉस, एलोपेशिया की टाइप्स, एलोपेशिया एरेटिया, या जो है इसको स्पॉट बाल्डनेस भी कहते हैं, क्योंकि एरिया नाम से ही देखें कोई एरिया जो है वो वहाँ से हेयर लॉस हुआ होगा, तो इसको हम इसलिए स्पॉट बाल्डनेस भी कहते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से ये होती है। दूसरा एलोपेशिया टोटलिस या यूनिवर्सल, मतलब जो है टोटल हेयर लॉस पूरे सर से, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि टोटलिस, जैसे उसमें था एरिया तो सिर्फ एक स्पॉट या एरिया से हेयर लॉस हो रही थी, इसमें जो है पूरे हेड से कहीं से भी जो है हेयर लॉस हो जाएगी। ट्रैक्शन एलोपेशिया, ट्रैक्शन का मतलब है कि पुलिंग की वजह से, जब भी हेयर फॉलिकल्स पे ज़्यादा जो है फोर्स आ जाए, पुलिंग हो उनकी, तो उसकी वजह से जो हेयर रिमूव हो उसको कहते हैं हम ट्रैक्शन एलोपेशिया। ज़्यादातर जो टाइट हेयर स्टाइल्स करते हैं या इस तरह की चीज़ें, हेयर बैंड्स वगैरह, जिनकी वजह से टाइटली जो है हेयर पुल हो रहे होते हैं, तो उनकी जो है ट्रैक्शन एलोपेशिया होती है। सिकार्टिशियल एलोपेशिया या स्कैरिंग एलोपेशिया, ये जो है रेयरेस्ट फॉर्म है हेयर लॉस की। ये क्या होगा कि
स्किन डिसऑर्डर्स होंगे, स्किन डिसऑर्डर्स की वजह से जो है हेयर फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय होंगे और वहाँ पे स्कार टिश्यू बन जाएगा, जिसकी वजह से परमानेंट हेयर लॉस हो जाएगा। कुछ लोगों में देखा होगा कि एक जो है स्किन इन्फेक्शन हुआ या स्किन डिसऑर्डर हुआ, उसके बाद जो है उस एरिया से हेयर फॉलिकल्स ही गायब हो गए, बिल्कुल जो है वो वहाँ पे एक स्कार या पेच टाइप बन जाता है। टेलोजन इफ्लूवियम, ये जो है सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है हेयर लॉस का। इसमें होगा क्या कि ज़्यादातर हेयर जो है ना वो डॉर्मेंट फेज़ में होंगे, मतलब टेलोजिन फेज़ में चले जाएंगे एज़ कम्पेयर टू ग्रोथ फेज़ के। एनाजिन फेज़ मतलब बहुत स्लो चल रहा होगा, ग्रोइंग फेज़ कम होगा और टेलोजिन फेज़ फास्ट होगा। अब एक तरफ से जो है डॉर्मेंट फेज़ या जो बाल झड़ने वाला है वो ज़्यादा चल रहा है, जबकि ग्रोइंग फेज़ बहुत ही कम है, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली हेयर लॉस ज़्यादा होगा। मुख्तलिफ काजेज़ हो सकते हैं, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, या जो है आफ्टर बर्थ ख़ास तौर पे वुमेन में हेयर लॉस होता है, या जो है स्ट्रेस की वजह से भी अक्सर हो सकता है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया सबसे ज़्यादा कॉमन काज है ये हेयर लॉस का, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। ये जो है 70% मैन को इफ़ेक्ट करता है आउट ऑफ 100, और 40% वुमेन्स जो है वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया से इफ़ेक्ट होती हैं। जब भी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होंगे, जो कि हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन से बनता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, तो उसकी वजह से जो है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होती है। मिनिचराइजेशन किसको कहते हैं? ऐसा प्रोसेस जिसमें हेयर फॉलिकल जो है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के अंडर जो है उनके हेयर फॉलिकल्स लूज़ हो जाए या वीक हो जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं हम मिनिचराइजेशन। टेस्टोस्टेरोन जो है वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन रिलीज ज़्यादातर जो होता है ना वो एट द सेंटर ऑफ द हेड होता है, तो उसी की वजह से अक्सर देखा होगा कि जब ये एलोपेशिया होती है तो सेंटर से स्टार्ट होते हैं बाल झड़ना। ड्रग्स कौन से दे सकते हैं हम? फिनास्टीराइड क्या करेगा? 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है। 5 अल्फा रिडक्टेज को जब ये इनहिबिट कर देगा तो टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं होगा। दूसरा मिनॉक्सिडिल क्या करता है कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। जब भी ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो ज़्यादा ब्लड वहाँ पे आएगा, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा आएंगे। जब न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा आएंगे तो फिर जो है हेयर ग्रोथ में हेल्प आउट होगी। थर्ड, लो लेवल लाइट थेरापी। इसमें क्या होगा कि रेड लाइट यूज़ की जाती है स्पेसिफिक स्ट्रेंथ के ऊपर और स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ताकि वो हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर सके। इसके अलावा बायोटिन जो है वो भी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। हर्बल्स हेयर ग्रोथ के लिए एलोवेरा जो है ये जो है स्किन को और जो है हमारी हेड को या से जो है हेयर को उनको एक तो कंडीशन करता है, दूसरा मॉइस्चराइज करता है, तो उसकी वजह से हेयर जो है स्मूथ एंड शाइन भी हो जाते हैं। उसके अलावा आंवला जो है हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है। किस तरह? ब्लड सप्लाई नॉर्मलाइज करके। जिस तरह मिनॉक्सिडिल में जो है ब्लड फ्लो बढ़ रहा था, तो आंवला में भी जो है ब्लड सप्लाई को नॉर्मलाइज करेगा, तो अल्टीमेटली जो है हेयर लॉस में हेल्प करेगा। एरिठा को जो है सोप नट्स भी कहा जाता है। ये भी जो है हेल्दी हेयर और स्कैल्प के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें नेचुरल एंटी फंगल प्रॉपर्टी है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनकी वजह से ये जो है डेंड्रफ के अगेंस्ट भी हेल्प आउट कर सकता है। बेसिल या ओकिमम बेसिलम जो है, मैग्नीशियम मौजूद होता है बेसिल के अंदर। जो मैग्नीशियम क्या करेगा? हेयर को ब्रेक होने से बचाता है, तो इसीलिए ये जो है हेयर्स के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा तो अल्टीमेटली हेयर ग्रोथ प्रमोट होगी। और दूसरा जो है स्कैल्प सर्कुलेशन को भी इंक्रीज़ करता है। सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगी तो ब्लड फ्लो, वही वाला मैकेनिज्म फिर से जो है हेयर ग्रोथ प्रमोट होगी। फेनुग्रीक क्या करेगा? या मेथी, ये जो है नेचुरल प्रोटीन्स प्रोवाइड करता है नरिशमेंट के लिए। और दूसरा ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है। जब भी ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा तो हेयर्स को की जो रूट है या फॉलिकल है उनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलेंगे और वो ग्रो अच्छे से करेंगे। ग्रीन टी जो है एंटीऑक्सीडेंट्स कैरी करती है। ज़्यादातर नेचुरली विटामिन सी मौजूद होता है, तो वो हमें जो है यूवी रेस से बचा सकते हैं। तो यूवी रेस की वजह से जो डैमेज हो रहा होता है हेयर्स का, उससे ग्रीन टी प्रिवेंट कर सकती है। बाल्डनेस के लिए सजेशन, हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए पहला तो जो है न्यूट्रिशियस डाइट को फॉलो करना चाहिए, प्रॉपर डाइट लें। उसके अलावा अपने जो है हेयर का प्रॉपर वे में ख्याल रखें।
ओवर स्टाइलिंग करते हैं, हीट के थ्रू हीट यूज़ की जाती है, मुख्तलिफ़ केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट जैसे हेयर स्प्रेज वगैरह यूज़ किए जाते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा एक्सेसिव स्टाइलिंग को भी अवॉइड करना चाहिए जिनसे पुल पड़ रहा हो हेयर फॉलिकल्स पे। अगर कोई भी इस तरह का मसला नज़र आता है कि हेयर जो है शेड होना स्टार्ट हो रहे हैं, तो जल्द से जल्द मेडिकल एडवाइस लें और फर्दर लॉस से बचाएं। न्यूट्री कॉस्मेटिक एक न्यू जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स की क्लास आई है, जिसमें जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड आउट, मतलब एक ब्यूटिफिकेशन भी होगी और साथ साथ न्यूट्रिशन भी होगी। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को यूज़ करके जो है ब्यूटीफाई करना, ये जो है न्यूट्रास्यूटिकल प्लस कॉस्मेटिकल दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए न्यूट्री कॉस्मेटिक्स है। टिपिकली जो है न्यूट्री कॉस्मेटिक हाई लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट कैरी करते हैं, क्योंकि ये जो है सबसे बेहतर ज़रिया होता है स्किन को हील करने का, क्योंकि ज़्यादातर जो स्किन सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं वो फ्री रेडिकल्स और इन चीज़ों की वजह से होते हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बेस्ट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को टारगेट करेंगे हमारी स्किन के अंदर, जिसकी वजह से जो है ब्लेमिश वगैरह या जो स्किन पे अदर आ रहा है, स्किन सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ये सब के सब बच सकते हैं। इसके अलावा वो विटामिन, पेप्टाइड्स या मेरीन प्रोटीन और केराटिनॉइड्स वगैरह कैरी करते हैं। ये जो है रिंकल्स और लाइंस वगैरह से बचाते हैं और स्किन की इलास्टिसिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। उसके अलावा कोलाजन वगैरह की प्रोडक्शन बूस्ट अप होगी, तो उससे भी स्किन की इलास्टिसिटी और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को